काव्य 5 हिंद देश के निवासी। काव्य 5 हिंद देश के निवासी। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता यानी सब अलग अलग है, फिर भी एक लग रहे हैं। यह हमारे हिंद यानी भारत देश की विशेषता है। निवासी यानी रहने वाले, हम लोग जो भारत में रहने वाले हैं। और हमारे देश की विशेषता क्या है कि विविधता में एकता, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी इसमें अभिन्न एक सूत्रता है, यानी सब इंसान अलग अलग है, प्रकृति में सब अलग अलग है, फिर भी सब एक सूत्र से बंधे हुए हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। इस काव्य में विविध उदाहरणों द्वारा भारत किस प्रकार विविधता से एकता में बंधा हुआ है यह समझाया गया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं काव्य। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद यानी भारत देश के निवासी यानी रहने वाले लोग सभी एक है, और चाहे उनके रंग यानी कोई गोरा है, काला है, उनका रूप कोई पतला है, मोटा है, उनके वेश यानी कैसे भी पोशाक पहनते हो, कैसे भी कपड़े पहनते हो, भाषा कोई भी भाषा बोलते हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे वो सब अलग अलग है, फिर भी सभी जन एक है ना। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, ये सब क्या है? फूलों के नाम हैं, अलग अलग फूलों के नाम हैं। वो सभी फूल, उनके नाम अलग है, उनके रंग अलग है, उनके रूप अलग है, उनकी सुगंध अलग है, पर जब प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। जब हम अलग अलग फूलों को एक ही धागे में पिरो कर उसकी माला बनाए तो वह एक माला कितनी सुंदर लगती है ना। कोयल की कूक न्यारी। कोयल जो उसका आवाज़ निकालती है, जो गीत गाती है, उसे हम कूक कहते हैं। पपी है कि टेर प्यारी। पपीहा एक पंखी का नाम है, और वो जो स्वर में गीत गाता है, ऊंचे स्वर में, उसे टेर कहते हैं। मतलब कोयल की कूक भी हमें प्यारी लगती है और पपीहे की टेर भी हमें प्यारी लगती है। गा रही तराना बुलबुल। बुलबुल भी जो गाना गाती है वह भी हमें बहुत ही मधुर लगता है। राग मगर एक है, मतलब सब पंखियों के आवाज़ अलग अलग है, पर सभी के राग एक ही, यानी सभी खुशी में झूमकर गीत गाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों के नाम है। गंगा हो या यमुना हो या ब्रह्मपुत्र हो या कृष्णा हो या कावेरी हो या तापी हो या नर्मदा हो, जो भी नदी हो, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। मतलब जब वो जाकर सागर में मिल जाती है तब हम उसके जल को अलग नहीं कर पाते हैं कि ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, ये ब्रह्मपुत्र का जल है, यह पता नहीं चलता। चाहे वो अलग अलग प्रांत में बहती ही क्यों न हो, कहीं कहीं से आती क्यों न हो, पर जब वो सागर में मिल जाती है ना, तब वो सब एक हो जाती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है। सबके धर्म अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब अलग अलग धर्म के लोग इस भारत में बस रहे हैं, पर सार वही एक है। मतलब सब धर्म जो सिखाते हैं वह सीख एक ही है मनुष्यता की, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, कैसे उन्नति करनी है। यही सीख हमें सभी धर्म से मिलती है। पंथ है निराले। सभी के पंथ अलग अलग है, सबके रास्ते अलग अलग है, सबकी प्रार्थना करने की रीति अलग अलग है, पर सबकी मंजिल तो एक ही है ना।
इस प्रकार इन अलग अलग उदाहरण द्वारा कवि ने हमें अच्छे से समझा दिया है कि हम हिंद देश के निवासी के किस तरह से विविधता में एकता के रूप में बसते हैं। ठीक है, चलो अभी हम इसके शब्द के अर्थ देख लेते हैं। कूक कोयल की आवाज़, कूक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा यानी एक पक्षी का नाम, टेर यानी पपीहे की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा, मंजिल यानी ध्येय। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको इस काव्य में अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। चलो अभी अभ्यास के प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? तो जैसे कि हमने अभी देखा कि विविधता में एकता, तो चलो हम इसे विस्तार से लिखते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। इस प्रश्न के उत्तर रूप बस इस पंक्ति को ही समझाया गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसी को ही समझाकर इसका उत्तर बनाया है। सभी नदियाँ कब एक होती है? तो इसके लिए कौन सी पंक्ति आएगी? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई तब एक है। मतलब सभी नदियाँ कब एक होती है? जब वो सागर से मिलती है। चलो तो अब हम उसका उत्तर लिखेंगे। सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर से मिलती हैं तब एक हो जाती है ना। चलो आगे, सभी धर्मों का सार क्या है? तो जो हमने अंत में देखा, धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो हमें सभी धर्म क्या सिखाते हैं? कोई भी धर्म का इंसान हो पर धर्म हमें अच्छी ही सीख देता है। तो वो कौन सी सीख देता है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है। उत्तर आएगा सभी धर्मों का सार एक ही है। तो कौन सा? तो मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना, यही सभी धर्मों का सार है। ठीक है, तो उत्तर लिखा आपने, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना, फुल स्टॉप। चलो अभी अगला प्रश्न, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। ये शब्द की पंखुड़ियाँ हैं, फूल की पंखुड़ियों में शब्द लिखे हुए हैं। जैसे निवासी देश हम के भारत है, तो ये कोई शब्द का कोई प्रॉपर ऐसे सेंटेंस हुआ नहीं। हमें इसका वाक्य बनाने के लिए उसे फॉर्म करना पड़ेगा, उसको सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। तो आएगा हम भारत देश के निवासी हैं। ठीक है, अभी की है मधुर कोयल आवाज़ होती, तो ये कोई वाक्य नहीं है, पर हाँ वाक्य के छोटे छोटे शब्द ज़रूर है, तो हम उसे अच्छे से लिखेंगे। तो क्या आएगा? कोयल की आवाज़ मधुर होती है। इस पंखुड़ी में क्या लिखा है? तरह फूलों हंसते की चाहिए रहना।
तो ये कोई वाक्य नहीं है। हम इससे वाक्य बनाएंगे। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ठीक है, चलो अभी इतना हो गया। आगे गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे सोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सोहन है, पढ़ है, रहा है और है भी है। ठीक है, उसी प्रकार कौन से नाम हैं वो पहले हम देख लेते हैं। रीनल भी नाम है और हरेश भी नाम है। यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है, उसके साथ साथ ये देखो मेघा भी है। तो हम इन सभी के नाम से यह वाक्य बना सकते हैं कि सोहन पढ़ रहा है, रीनल पढ़ रही है, मेघा पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है ना। यहाँ पे रही भी दिया है। उसी प्रकार सभी को खेल के साथ हम जोड़ेंगे। जैसे सोहन खेल रहा है, मेघा खेल रही है, हरेश खेल रहा है, रीनल खेल रही है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस गोले से जितने भी वाक्य बनते हैं उतने बनाकर अपनी नोट में लिखने हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बार बार इस पंक्ति को हमने समझा है। अभी आपको अपनी भाषा में इसे लिखना है। औरत और लड़की और के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो बच्चों, हमें पता ही है कि औरत और लड़की ये कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है। और आदमी और लड़का ये कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है। अभी अगर हम स्त्रीलिंग की जगह पे पुल्लिंग शब्द लिखेंगे तो उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे। तो मैं आपको अभी फटाफट पढ़ के बताऊंगी, आप फिर वापस खुद से सोच कर लिखना। ठीक है, जैसे एक मोटी औरत जा रही थी, तो हमें क्या करना है? औरत की जगह पे आदमी लिखना है। तो एक मोटी आदमी जा रही थी। इज इट ओके? नो, मोटी की जगह पे मोटा भी करना पड़ेगा और रही के जगह पे रहा भी करना पड़ेगा, यानी क्रिया में भी हमें बदलाव लाना पड़ेगा। एक मोटा आदमी जा रहा था, थी को भी था करना पड़ेगा। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूरकर बोली। औरत यानी यहाँ पे आएगा आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़की, ए लड़का, मेरे पीछे क्यों चल रही है? मेरे पीछे क्यों चल रहा है? लड़की भोलेपन से बोली, लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। यहाँ पे ये इस प्रकार आपको पूरे पैराग्राफ की लिंग बदलकर उसे लिखना है। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे हमारे अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम भाषा सज्जता को विस्तार से समझेंगे। भाषा सज्जता, चलो अभी हम इसे पढ़ते हैं। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इस पैराग्राफ के ऊपर से हमें संज्ञाएं, सर्वनाम और किसके लिए कौन सा सर्वनाम उपयोग हुआ है वह ढूंढना है। तो हम अभी से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो वापस। प्रियंका, ये क्या है? नाम है। ठीक है, यानी ये संज्ञा है। तो प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं जाना? मीना भी क्या है? संज्ञा है। मीना ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। मीना ने खुद के लिए मेरा ये सर्वनाम का उपयोग किया है। फिर प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? अभी प्रियंका ने भी मीना के लिए तुम इस सर्वनाम का उपयोग किया है। फिर मीना ने कहा, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आता। अभी यही मीना के लिए वापस मैं और मुझे
यह सर्वनाम उपयोग हुआ है। प्रियंका ने कहा क्यों? मीना ने कहा मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब सीमा मासी के घर की खिड़की का गेंद ने सीमा मासी की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। अभी यहाँ पे उन्होंने, यह भी सर्वनाम है, पर ये किसके लिए उपयोग हुआ है? उन्होंने यानी किसने? तो सीमा मासी ने। यह सीमा मासी के लिए उपयोग हुआ है। प्रियंका, अब समझी तेरी उदासी का राज। यहाँ पे तेरी भी किसके लिए उपयोग हुआ है? मीना के लिए। दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना ने कहा आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। यहाँ प्रियंका के लिए आप और यहाँ मीना के लिए मैं। अब ये सभी सर्वनाम हमने देख लिए। तो चलो अभी कहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा और कौन सी संज्ञा आएगी वो देखते हैं। उपर्युक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति का नाम दर्शाती हुई संज्ञा है। तो वो कौन सी है? प्रियंका है, मीना है और दूसरे सीमा मासी है। ठीक है, तो यह 3 संज्ञाएं उपयोग हुई हैं, प्रियंका, मीना और सीमा। ठीक है, अभी इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसकी सूची बनाइए। कोई भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो अभी प्रियंका के स्थान पर कौन सा सर्वनाम उपयोग हुआ है? तो आप। ठीक है, फिर मीना के लिए, तो मीना के लिए तू, तुम, मेरा और मैं, मुझे। ठीक है, ये सभी संज्ञाएं किसके लिए उपयोग हुई है? मीना के लिए। ये कौन सा? ये प्रियंका के लिए। ठीक है, अभी सीमा मासी के लिए कौन सी उपयोग हुई है? कौन सा सर्वनाम उपयोग हुआ है? सही, उन्होंने। ठीक है, उन्होंने। चलो ठीक है, अभी नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द ब्लैंक के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा संज्ञा। ठीक है, अभी वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें छांटकर इस बॉक्स में लिखिए। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? मुझे। हम मैच जीत गए, यहाँ पे सर्वनाम क्या है? हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, यहाँ पे क्या आएगा? तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, यहाँ पे आएगा तुम्हारी। यानी कोई व्यक्ति के नाम पर यह शब्द उपयोग हुए हैं, इसलिए यह सर्वनाम है। वह कैप्टन है, यानी कोई इंसान है जो कैप्टन है जिसके नाम पर वह शब्द उपयोग हुआ है। उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसने। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपको यहाँ इस गोले में लिखने हैं। ठीक है, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को शब्दों को छांटकर गोले में लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करेगा, तो यहाँ पे राजीव ने खुद के लिए कौन सा सर्वनाम उपयोग किया है? स्वयं। यहाँ पे आएगा स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पे अपने आप। ठीक है, तो यहाँ आएगा अपने आप।
आया समझ में बच्चों? चलो अभी कुछ जानकारी सर्वनाम के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य बात है बच्चों। अभी मैं बात कर रही हूँ किसके साथ? आपके साथ। और हम दोनों किसी और विषय में चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी व्यक्ति खुद की बात करता है या सामने वाली व्यक्ति से बात करता है या फिर कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करता है, बराबर? तो इस प्रकार के 3 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। इसमें सर्वनाम में 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे उत्तम पुरुष यानी क्या? उत्तम पुरुष यानी खुद के बारे में जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो खुद के बारे में जो सर्वनाम उपयोग करता है वह उत्तम पुरुष है। तो जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमें, मतलब यहाँ पे आएगा जो खुद के लिए उपयोग हुए हैं। मुझे साइकिल चाहिए, तो यहाँ मैंने मेरे लिए मुझे शब्द का उपयोग किया। हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम में मैं भी हूँ, इसलिए ये सब क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष यानी तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, यानी श्रोता, जो वक्ता जिसके साथ बात कर रहा है और उसकी बात जो सुन रहा है उसे हम श्रोता कहेंगे। वो श्रोता के बारे में हम जो भी सर्वनाम उपयोग करेंगे उन्हें हम मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे तू, तुम, आप, बराबर? तुम मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ, तो तुम मैंने सुनने वाले के लिए कहा है, तो यह क्या हुआ? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी कोई तीसरी व्यक्ति, मैं और आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो और जिसके लिए हम जो सर्वनाम उपयोग कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे आदि, ठीक है? तो ये वे लोग बहुत ही ज़िद्दी है, तो ये क्या हुआ? मैंने कोई तीसरी व्यक्ति के लिए बात की आपसे, तो उसके लिए मैंने वे सर्वनाम का उपयोग किया। तो ये हुए 3 प्रकार के सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी दूसरा एक प्रकार है कि निजवाचक सर्वनाम। निज यानी क्या? निज यानी स्वयं, खुद, हमारे अपने बारे में बात करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। स्वयं यानी खुद के लिए, तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या अथवा तो फिर जिन सर्वनाम से कोई चीज़ अपनी है या कोई लोग अपने हैं या फिर अपनेपन का कोई बोध होता है, वो सभी को हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें मैं है ना, वो तो है ही पुरुषवाचक सर्वनाम, पर साथ में ये स्वयं यानी खुद के लिए, इसमें अपनापन लगता है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो यहाँ पे आया अपने आप। वह आप ही चला जाएगा, तो यहाँ पे आया आप। और वे खुद चले गए यानी खुद। तो बच्चों, इस प्रकार सर्वनाम के प्रकार है कुछ, जिनमें से आपके सिलेबस में जितना है उतना मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, ठीक है।